हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की जो फर्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मांग का सिद्धांत करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम उपभोक्ता की अलग अलग प्रकार से मांग, किसी वस्तु की किस प्रकार से मांग है, कितनी मात्रा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मांग की धारणा। मांग की धारणा क्या होती है? इच्छा उस समय मांग में परिवर्तित होती है जिस समय आप वस्तु की खरीद के लिए तैयार हो जाते हैं। मांग की धारणा के अंदर मतलब ये है कि जब हम मांग किसी चीज़ की करते हैं तो ये उस टाइम होता है जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक इच्छा और मांग दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। इच्छा के अंदर तो हम सिर्फ एक इच्छा करते हैं कि भाई हाँ हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए हमें, लेकिन जब हम उस वस्तु को खरीद रहे हैं, जब हमारे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए धन है, पर्याप्त साधन है, तो हम उस वस्तु को खरीदेंगे। इसे हम मांग की धारणा कहेंगे। किसी वस्तु की मांग या मांगी गई मात्रा क्या होती है? किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। जब वो उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीद रहा है, उसको जितनी मात्रा में वो चीज़ चाहिए और उतनी मात्रा में वो उसको खरीदने में समर्थ है, अपना धन दे रहा है उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो हम उसे मांगी गई मात्रा कहेंगे। और मांग क्या होती है? मांग किसी पदार्थ या वस्तु की वे मात्राएं हैं जो अन्य तत्वों के समान रहने पर एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है तथा योग्य है। मांग वो चीज़ है जिस प्रोडक्ट को उपभोक्ता खरीदना चाह रहा है, एक निश्चित अवधि के अंदर उसको उसकी आवश्यकता है और वो उसको खरीदने के इच्छुक है और वो उस चीज़ को खरीदने के लिए धन देने के योग्य है, हम इसे मांग कहेंगे। मांग की परिभाषा देखते हैं। अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो हम उन परिभाषाओं को भी देखते हैं। मांग की परिभाषा फेमस इकोनॉमिस्ट फर्गूसन ने दी है। उनके शब्दों में मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीद लेने के इच्छुक है या योग्य है। मांग का मतलब इन इकोनॉमिस्ट के अनुसार ये है कि जब कोई उपभोक्ता है जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसको इसकी इतनी आवश्यकता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, तो हम इसे मांग कहेंगे। मांग अनुसूची क्या होती है? सैमुअल्सन के शब्दों में वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंधों को प्रकट किया जाता है। यानी कि भाई इतनी कीमत के ऊपर उपभोक्ता इस वस्तु को इतनी मात्रा में खरीद रहा है, तो ये एक हम डायग्राम में दिखाते हैं, इसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। अब तक के जो पॉइंट हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची पर मूव करते हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, इंडिविजुअल मांग अनुसूची है किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा, उसकी तालिका को व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। इसके अंदर केवल एक व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति समूह द्वारा किसी वस्तु की मांग की जा रही है, उसे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, उसे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। यानी कि जो बाजार मांग अनुसूची है उसके अंदर सभी उपभोक्ता एक बड़े समूह द्वारा किसी वस्तु की कितनी मांग है उसको एक अनुसूची द्वारा प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बाजार मांग अनुसूची कहेंगे। मांग वक्र, मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। अब उसका जब हम डायग्रामिक प्रेजेंटेशन करेंगे उसे हम मांग वक्र कहेंगे। मांग वक्र दो प्रकार का है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र के अंदर व्यक्तिगत मांग वाली जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है वही डेफिनेशन इसकी आएगी और बाजार मांग वक्र की भी वही डेफिनेशन आएगी। व्यक्तिगत मांग वक्र उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को प्रकट करता है।
यानी केवल एक उपभोक्ता जो किसी वस्तु को मांग कर रहा है उसकी मात्रा को प्रकट करेगा। एक छोटा ग्रुप छोटे स्तर के ऊपर व्यक्तिगत मांग वक्र के अंदर हम पढ़ते हैं। बाजार मांग वक्र सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। इसके अंदर बड़े स्तर पर जो बाजारी कीमतें हैं उसके ऊपर जब हम मांगी गई मात्राओं का अध्ययन करते हैं तब हम बाजार मांग वक्र के ऊपर उसे प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं गाइस। मांग फलन तथा मांग के निर्धारित तत्व, ये दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है? इससे ज्ञात होता है कि बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करेगा तो वो बहुत चीज़ें देखकर मांग करता है। जैसे उसकी कीमत देखेगा, उसकी क्वालिटी देखेगा, वो कितने टाइम तक हमारे यूज़ में आने वाली है वह देखेगा। तो विभिन्न तरह की चीज़ों को देखने के बाद जब व्यक्ति किसी चीज़ की मांग करता है तो हम इसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के साथ मांग फलन में भी परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होएगा तो मांग फलन में भी होएगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगर कोई वस्तु एक स्थिर कीमत पर थी, जब वो ज़्यादा खरीदी जा रही थी, जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग में परिवर्तन होगा, मांग उसकी कम हो जाएगी। और संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु कैसे होती हैं? या एक तो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं और एक पूरक वस्तुएं होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग की जा सकती, जैसे चाय के अल्टरनेटिव है कॉफ़ी, यानी चाय की जगह हम कॉफ़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बॉल पेन बहुत महंगा मिल रहा है तो हम जेल पेन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे अगर हमने गाड़ी ली है तो उसके लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, बिना पेट्रोल के हम गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। पेन और स्याही, मान लीजिए पेन के जो बाहर वाला आउटर कवर है और जो अंदर उसकी इंक है, आउटर कवर का भी अकेले का यूज़ नहीं है और अकेली रिफिल का भी यूज़ नहीं है, वो दोनों जब इकट्ठी होंगी हम तभी उनका यूज़ कर पाएंगे। तो इनकी कीमतें भी स्थिर होनी चाहिए। अगर सही कीमतों पर इनकी जो पूरक वस्तुएं हैं या प्रतिस्थापन वस्तुएं हमें मिल जाती हैं तो उपभोक्ता इनको ज़्यादा खरीदता है। उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन, अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ने से उपभोक्ता की आय में कमी आ रही है तो उपभोक्ता केवल और केवल उन वस्तुओं को खरीदेगा जो उसको अधिकतम संतुष्टि देते हैं, वो और वस्तुओं को भी नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए जब कीमतों में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन भी होना चाहिए। रुचि तथा प्राथमिकता, रुचि यानी जिस चीज़ के अंदर वो रुचि रखता है, जिस चीज़ को वो खरीदना चाहता है, इंटरेस्ट है जिसके अंदर उसका, और प्राथमिकता जिसकी ट्रेंड चला है, जो आजकल ज़्यादा खरीदी जा रही है, उपभोक्ता केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदेगा। संभावनाएं, संभावनाएं कैसे कि भविष्य के अंदर मान लीजिए कोई वस्तु अभी उपभोक्ता ने खरीदी और उपभोक्ता को ये पता है कि भविष्य में इस वस्तु का कीमत में परिवर्तन होगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना चाहेगा। ये देखिए इस पॉइंट को अभी यहाँ पे और भी मैंने ख़त्म किया, तो आगे एक पॉइंट को इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसके देखिए ये लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है पीछे के पेज से। अब देखिए बाजार मांग फलन, बाजार मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग विभिन्न निर्धारित तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। बहुत से तत्व हैं जिनके अकॉर्डिंग बाजार के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। प्रभावित करने वाले तत्व देखिए, जनसंख्या का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या है तो मांग भी बहुत प्रकार की होगी, अधिक जनसंख्या अलग अलग वैरायटी की मांग होगी, तो उसके अनुसार बाजार को वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की नीतियों में परिवर्तन। कई बार सरकार किसी वस्तु के अगर उत्पादन हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके अनुसार वस्तु की कीमत को बढ़ाकर उन्हें बेचना पड़ता है। तो जो वस्तु की कीमत बढ़ाकर बेचा गया है तो उसको बहुत ही कम मांग होगी क्योंकि वो बहुत महंगी होगी, तो केवल कुछ वर्ग जो अमीर लोग हैं केवल वो ही उन वस्तुओं को खरीद पाएंगे।
तो सरकार की नीतियों का जो परिवर्तन होता है ये भी बाजार मांग फलन को बहुत प्रभावित करता है। जलवायु तथा मौसम। अब जलवायु, जो एरिया ज़्यादा गर्म है वहाँ पर सूती कपड़े और जो हाफ बाजू के होते हैं, हाफ कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा मांगे जाते हैं। या फिर मौसम, सर्दियों में मोटे कपड़े की ज़रूरत होती है, ऊनी कपड़े चाहिए होते हैं, और गर्मियों में हमें सूती कपड़े चाहिए होते हैं, पतले चाहिए होते हैं, ताकि वो ज़्यादा हैवी भी ना हो और इजीली मौसम में वियर भी किए जा सकें। तो मौसम और जलवायु भी बहुत प्रभावित करते हैं बाजार मांग फलन में। सर्दियों के मौसम में कोई भी गर्मियों के प्रोडक्ट नहीं खरीदता, और गर्मियों के मौसम में जो सर्दियों के लिए मोटे कपड़े होते हैं इनकी मांग बहुत कम हो जाती है। आय का वितरण। जो मध्यम वर्ग है, अगर उनके पास अधिक आय उन्हें प्राप्त हो रही है तो ही वो महंगी वस्तुओं को खरीदेंगे, वरना वो सस्ती वस्तुओं को खरीद कर अपना काम चलाएंगे। तो इस तरह से बाजार मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्वों का हमने अध्ययन कर लिया है। मांग का नियम अब हम पढ़ने वाले हैं। मांग का नियम जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है मार्शल के अकॉर्डिंग, मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उसकी मांग कम हो जाती है या फिर कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम हमें ऑब्वियसली यही बताता है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है, बहुत महंगी हो गई है अब वो वस्तु, तो उसकी मांग बहुत कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत घट गई है तो उसकी मांग बहुत अधिक होगी। ये तो एक रीज़न है ही कि अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो केवल और केवल अमीर वर्ग के लोग ही उसे खरीद पाएंगे, गरीबों तक वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसके अंदर गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाएगी तो उसकी मांग बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि गरीब वर्ग के लोग भी उसे खरीद पाएंगे। मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की मान्यताएं। ये मांग का नियम ये तब मान्य होगा जब ये जो दी गई कंडीशन है ये अप्लाई होंगी। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये मांग का नियम खरा उतरेगा। ये मांग का नियम बिल्कुल सही माना जाएगा कि भाई उपभोक्ता को जो आय मिल रही है वो स्थिर रहेगी। रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी ट्रेंड्स जो हैं उनमें और उनका जो इंटरेस्ट है किसी चीज़ को खरीदने का उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो ही ये मांग का नियम फॉलो होगा। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो वस्तु जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो ये मांग का नियम लागू किया जा सकेगा। जब कीमत गिरती है तो वस्तुओं को अधिक क्यों खरीदा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट है, कीमत गिरने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत बहुत कम हो जाती है तो उसकी खरीद बहुत अधिक क्यों होती है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये नियम लागू होता है। वस्तुओं की अधिक मात्रा होने से उसमें रुचियां कम हो जाती हैं कि भाई अगर वस्तु किसी के पास अधिक मात्रा है वस्तु की तो उसके अंदर उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आय प्रभाव, अगर व्यक्ति के पास आय बहुत कम है तो वो कीमत गिरने पर वस्तुओं को अधिक खरीदेगा। प्रतिस्थापन वस्तुएं, वो अल्टरनेटिव्स की एक के स्थान पर हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं। एक वस्तु की कीमत अधिक होने से उसकी अल्टरनेटिव वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए चाय बहुत महंगी हो चुकी है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी खरीदेंगे, क्योंकि चाय से भी वही संतुष्टि प्राप्त होती है जो कॉफ़ी पीने से संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता समूह का आकार, वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता समूह यानी जो उपभोक्ता है उसका जो आकार है, कितने उपभोक्ता हैं, ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है इस चीज़ पर। क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा उपभोक्ता गरीब संख्या में से आते हैं तो वो उसी समय वस्तु को खरीदेंगे जिस समय उसकी वस्तु की कीमत कम होगी। विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं जैसे चने, इसका मनुष्य एवं पशुओं के खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देख इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके आगे का दिखा दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकें। मैंने मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा कर रखी है गाइस, तो आप इसको सेट कर लेना, कॉपी मत करना, अच्छे से पढ़ के आप इसे फिर ही लिखना। तो विभिन्न उपयोग, जैसे मान लीजिए चने हैं, उसे मनुष्य भी खाता है और वो पशुओं को भी डालता है। अगर चने की कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए चने की कीमत बढ़ गई है, तो मनुष्य केवल और केवल खुद के खाने के लिए उसका प्रयोग करेगा, पशुओं को नहीं देगा, क्योंकि उसे भी पता है उसको बहुत ज़्यादा धन व्यय करना पड़ेगा फिर उसको खरीदने के लिए।
तो इस तरह से विभिन्न उपयोग वाली वस्तुओं की कीमतें भी प्रभाव डालती हैं। मैं पेज पलट रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पेज पलट दिया और ये लाइन पीछे वाले सेंटेंस की कंप्लीट हो गई है। आप इसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मांग के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब ये है, मांग के नियम के अपवाद का अर्थ है कि कई बार, हर बार तो ये मांग का नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार उपभोक्ता के मन में डाउट भी आता है। ये सभी आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, आपके साथ भी होता होगा कि कोई वस्तु है बहुत महंगी है लेकिन वो बहुत कम रेट पे मिल रही है, तो एक बार तो आपके मन में ये विचार भी आता है कि कोई ना कोई इस वस्तु में गड़बड़ है, ये तभी तो कम रेट पे मिलने लग रही है। तो इस चीज़ का विश्लेषण सर रॉबर्ट गिफन ने किया था और इसीलिए ये जो नियम है इसको गिफन का विरोधाभास नियम भी कहा जाता है। तो अपवाद निम्नलिखित है। प्रतिष्ठता सूचक वस्तुओं की अधिक कीमत होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एसी हैं, महंगी महंगी बाइक्स हैं, महंगे महंगे जो कार्स हैं, अगर इनकी कीमत बढ़ भी जाए तो जो अमीर लोग हैं वो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आने देंगे, वो उसे और भी खरीदेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं कि हम तो महंगी से महंगी चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ में कि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ भी जाए तो भी कोई मांग में परिवर्तन नहीं होगा। अज्ञानता के कारण लोग किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसे कम महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। कई बार उपभोक्ता वही चीज़ है कि भाई अगर कोई वस्तु कम रेट पे मिल रही है तो पक्का ये या तो इसकी क्वालिटी ख़राब है या फिर ये जल्दी ख़राब होने वाली है। कईयों के मन में ये चीज़ भी आती है। तो ये अज्ञानता के कारण लोग इन वस्तुओं की कीमत, इनको कोई महत्वपूर्ण नहीं समझते, फिर इनकी कीमत को इनकी खरीद को कम कर देते हैं। गिफन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत प्रभाव धनात्मक होता है लेकिन आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। यानी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो उसकी मांग अमीर व्यक्तियों द्वारा बढ़ जाएगी और कीमत अगर उसकी घटेगी तो उसकी मांग भी घट जाएगी। और कई बार उपभोक्ता, लेकिन ये मांग के नियम में लागू होने वाला एग्जाम्पल है जो मैं नेक्स्ट दे रही थी, तो मैं इस एग्जाम्पल को भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। तो ये देखिए गाइस, ये चैप्टर्स है ना जो इनके अंदर जो चीज़ एक बार हम पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करके देते हैं। इसी पॉइंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मांगी गई मात्रा क्या होती है और मांग क्या होती है। इसी चीज़ को हमें अब दोबारा से दे दिया। तो इसके अंदर जब आप पॉइंट्स बनाएंगे तो इन चीज़ों को बार बार मत लिखना वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, और बुकिश लैंग्वेज को बिल्कुल भी मत पढ़ना। आप खुद इनको समझकर डिफाइन करने की कोशिश करना। तो मांगी गई मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, या तो वृद्धि हुई या कमी हुई। मांगी गई मात्रा का मतलब ये है कि किसी वस्तु की अगर कीमत गिर गई तो उस वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन हुआ, क्या मांग बढ़ी या फिर मांग घटी, इसको मांगी गई मात्रा के परिवर्तन में अध्ययन करते हैं। मांग में परिवर्तन से अभिप्राय एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी से है। जब उसकी अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारित तत्वों में भी परिवर्तन होता है तो इसे मांग के खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का मतलब यह है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से या घटने से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी हुई। जब उसकी अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य तत्वों में भी परिवर्तन हुआ, कीमत के अंदर भी क्वालिटी या फिर डिज़ाइन या फिर इन चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ, तो मांग के अंदर क्या खिसकाव हुआ, क्या मांग बढ़ी या घटी। खिसकाव का अर्थ यही है कि मांग घटी या फिर बढ़ी, इसे ही मांग कहते हैं। मांग वक्र का संचालन। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आता है, ऑब्वियसली आता है। मांग वक्र पर हम इसे विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट करते हैं, इसे ही मांग वक्र का संचालन कहते हैं। ये पॉइंट फिर से रिपीट हुआ है। देखिए गाइस, हमने पहले मांग वक्र पढ़ा था, मांग वक्र का संचालन देखिए वही चीज़ को हमें दोबारा से पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल देखकर इजीली पॉइंट नोट्स बनाने की कोशिश करना। मांग वक्र का स्थानांतरण। मांग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है कि मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर या नीचे सरक जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन तब आता है जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्व जैसे आय,
फैशन आदि में भी परिवर्तन आता है, मांग में परिवर्तन होता है। इस वजह से मांग में परिवर्तन होता है। मांग का स्थानांतरण यानी मांग में परिवर्तन क्यों होगा, या फिर जो उसके जो मांग से रिलेट करने वाले तत्व हैं जैसे आय या फिर फैशन, इनमें जब चेंज आएगा तो मांग में परिवर्तन होगा। इसी पॉइंट के अंदर सिर्फ यही चीज़ है, बुकिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, आपको इजीली एक्सप्लेन नहीं किया होता। मांग का विस्तार, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, ये दो वर्ड्स हैं गाइस। विस्तार का मतलब है कि वस्तु की कीमत में कमी हुई तो मांग बढ़ गई, और संकुचन का मतलब मांग कम हो गई। मांग कम कब होगी, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो मैं आपको आगे पॉइंट ही दिखा रही हूँ, मांग की में वृद्धि और कमी। किसी चीज़ की मांग में वृद्धि और कमी कब आती है, किस कंडीशन पे ये अप्लाई होती है। उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि हुई है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, यानी अल्टरनेटिव वस्तु कोई भी थी, किसी एक में वृद्धि हो गई तो दूसरी की मांग बढ़ जाएगी। पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो उपभोक्ता अभी से किसी चीज़ को खरीदना शुरू कर देंगे। भविष्य में उपभोक्ता को आय बढ़ने की संभावना होती है। तो मैं इनको पॉइंट्स को सीधा ही पढ़ रही हूँ क्योंकि आसानी लैंग्वेज में आप खुद भी इन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे। मांग में कमी के कारण, मांग में कमी कब आएगी, उपभोक्ता की आय में कमी हो या तो उपभोक्ता की आय कम हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, फैशन तथा मौसम के अनुसार उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है, क्रेताओं की संख्या में कमी का होना, जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो तो अभी वस्तु की कीमत में कमी, मांग में कमी कर दी जाएगी, उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदेंगे। तो ये यहाँ तक का लेसन आपको इजीली समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, चैप्टर बहुत बड़ा है। फिर भी मैंने नोट्स के मदद से इन्हें छोटा करने की कोशिश की। बुक के अंदर ये चैप्टर बहुत लेंथी है और एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने की वजह से ये चैप्टर बहुत लेंथी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आगे मूव कर रही हूँ। मांग वक्र में खिसकाव, स्थानांतरण या रेखा चित्रीय विवरण। अभी हमने ये चीज़ भी बहुत पहले ही इसी चैप्टर में पढ़ ली है। मांग वक्र में खिसकाव कब होगा, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी या फिर वस्तु की कीमत घट जाएगी। अब इसी चीज़ को हम दोबारा से पढ़ेंगे। तिरछे कीमत प्रभाव, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव को तिरछा कीमत प्रभाव कहते हैं। वही बात आगे कि अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो जो मांग में परिवर्तन होगा इसे तिरछे कीमत प्रभाव कहेंगे, क्योंकि अपोजिट होगा। अगर मांग बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। स्थानापन्न वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है, जिस वस्तु का एक के स्थान पर दूसरी का यूज किया जा सकता है, वो स्थानापन्न वस्तुएं हो गई, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। तो इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग वक्र का खिसकाव दाईं से बाईं ओर हो जाता है। अब मैं आपको इसे डायग्राम पे दिखाती हूँ। डायग्राम्स देख लीजिएगा। जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम खुद भी डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर कीमत में वृद्धि हुई तो इसका डायग्राम देखिए। कीमत में वृद्धि होने पर इस तरह का डायग्राम है, और कीमत में कमी हुई तो ये डायग्राम है। कमी हुई यानी प्राइस में कमी हुई तो क्वांटिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इन पॉइंट से इन्हें दिखा रखा है। तो ये आप खुद ही पढ़ लेना गाइस, क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा है। ये जो चीज़ हमने पढ़ी है उसके बेस पर ही ये जो डायग्राम्स बनी है। और फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं, नीचे दे रखी है। यदि x तथा y प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं और x वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो x वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी यदि y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत x वस्तु की मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगी यदि y वस्तु की कीमत घट जाती है। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं गाइस, देखिए।
पूरक वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग। पूरक वस्तु क्या थी? जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक के बिना दूसरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कार और पेट्रोल थे। एक वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर उसकी पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग वक्र का खिसकाव दाईं से बाईं ओर हो जाता है। ये डायग्राम देखिए, पूरक वस्तु की कीमत में जब वृद्धि हुई तो डायग्राम कुछ इस तरह का है, और अगर कमी हुई तो डायग्राम इस तरह का है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि x और y पूरक वस्तुएं हैं और x वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो x वस्तु की मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगी। यदि y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसके विपरीत x वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा यदि y वस्तु की कीमत घट जाती है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ, बस ये चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। मांग की दृष्टि से वस्तुओं का वर्गीकरण। सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं और गिफन वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है। जो नॉर्मल वस्तुएं हैं, अगर हमारी आय ज़्यादा है तो उसकी मांग ज़्यादा होगी। निम्न कोटि की वस्तुएं आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। जैसे लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, सस्ती, जैसे आप मान लीजिए इस तरह के एग्जाम्पल में, जैसे सस्ती सस्ती चप्पलें होती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो वो उस तरह की चीज़ें नहीं खरीदेगा, वो महंगी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगा। गिफन वस्तुएं, कीमत घटने से मांग भी घटती है। गिफन वस्तुएं, जो गिफन का विरोधाभास नियम पड़ा था कि भाई किसी वस्तु की अगर कीमत घट रही है तो उपभोक्ता सोचेगा कि वो वस्तु कोई गड़बड़ है, उसके अंदर उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो उसकी मांग भी घट जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। ये था हमारा 4th चैप्टर। ईजी था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप उसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जो अगर पॉइंट रिपीट हो रहा है तो उसे दोबारा मत पढ़िए, अपने आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। और अगर आप बुक में ही फंस जाते हैं, बुक ही की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, तो इस चैप्टर में बिल्कुल ही फंसते चले जाएंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इसे खुद समझकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजीली समझ में आएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।